हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन केस के बारे में। नाउन केस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको बच्चे अक्सर नहीं पढ़ पाते ठीक तरीके से और हिंदी मीडियम वालों को बहुत परेशानी होती है। आज हम इसके बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि नाउन केस क्या होता है और इसको हम किस तरह से पहचान सकते हैं और किस तरह से इसको समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। नाउन द्वारा जो भी वाक्य में काम किया जाता है यानी कार्य किया जाता है, उसी के आधार पर नाउन के केस को डिफाइन किया जाता है। अब बात करें हम नाउन केस होते कौन कौन से हैं, तो नाउन केस के बारे में अगर हम बात करें तो नाउन केस में हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले नॉमिनेटिव केस। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब और केस इन एपोजिशन। 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। 7 नंबर पे हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यानी आज हम नाउन केस के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, फिर उसके बाद पजेसिव केस, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, फिर उसके बाद केस इन अपोजिशन, फिर उसके बाद नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं नॉमिनेटिव केस के बारे में। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले हम केस को देखते हैं। तो नाउन द्वारा जो भी वाक्य में कार्य किए जाते हैं उसी के आधार पर नाउन के केस को निम्नलिखित रूप में डिफाइन किया गया है। ये होते कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है पजेसिव केस, चौथा होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, पांचवा केस इन अपोजिशन, सिक्स नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, सेवन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉमिनेटिव केस के बारे में। नॉमिनेटिव केस क्या होता है कि जब नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है तो वह नाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। अर्थात जब नाउन वाक्य में वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कार्य करता है तो वह नाउन नॉमिनेटिव केस में प्रयुक्त होता है। अगर इसको साधारण शब्दों में हम समझें तो हम कह सकते हैं कि जब भी नाउन वाक्य में सब्जेक्ट की तरह यूज होता है यानी सब्जेक्ट का रूप लेकर के आता है तो वह हमारा नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं राम राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पर जो हमारा नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में आया है यानी सब्जेक्ट की तरह आया है और ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस होगा। आइए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है राम राइट्स एन एसे, यानी राम एक निबंध लिखता है। मोहन रीड्स ए नवल, मोहन एक उपन्यास पढ़ता है। सीता इज प्लेइंग चेस, सीता शतरंज खेल रही है। तो यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं जिनको हाईलाइट किया हुआ है, ये शब्द यहाँ पर नाउन है
और नाउन के साथ साथ ये किसका कार्य कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस में यूज हुए हैं। आगे देख लेते हैं दूसरे नंबर को। दूसरे नंबर पर आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। जब नाउन का प्रयोग वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो वह नाउन ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होता है। जैसे अभी हमने देखा कि जब नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा था तो हमने कहा कि यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है। ऐसे ही जब नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो हम वहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे हम कहें रहीम ईट्स अ मैंगो। रहीम ईट्स अ मैंगो यानी रहीम एक आम खाता है। तो यहाँ पर जो ये नाउन आया है यहाँ पर, ये किसकी तरह यूज हुआ है, ये यूज हुआ है ऑब्जेक्ट की तरह। और ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो ऑब्जेक्ट दो होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो जब भी हम वर्ब से वर्ड प्रश्न करते हैं और उसका जो उत्तर प्राप्त होता है तो वह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और जब भी हम वर्ब से होम प्रश्न करते हैं और उसके बाद जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग यानी निर्जीव। और अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो इसमें कैसे आएंगी, इसमें आएंगी लिविंग यानी सजीव। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हम कहें ही गेव मी ए रुपी यानी उसने मुझे 1 रुपया दिया। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट है ये मी और दूसरा ऑब्जेक्ट है इसमें रुपी। तो यहाँ पर जो रुपी है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये नॉन लिविंग चीज़ है। और यहाँ पर मी जो है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि मी जो यहाँ पर यूज़ किया गया है ये किसी न किसी मनुष्य के लिए यूज़ किया गया, यानी खुद मेरे लिए यूज़ किया गया है कि उसने मुझे 1 रुपया दिया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आइए आगे बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सी ईट्स ए मैंगो, वह एक आम खाती है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। और मीना कुक्स फूड, मीना खाना पकाती है। श्याम राइट्स ए लेटर, श्याम एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर जितने भी अंडरलाइन हुए वर्ड हैं वो सब यहाँ पर किसकी तरह यूज हुए हैं, ये सब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज हुए हैं। आइए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं तीसरे नंबर पे हमारा आता है पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है, एक वाक्य में एक नाउन का दूसरे नाउन पर हक या रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रयोग होता है। तो नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे का प्रयोग किया जाता है। जिस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे का प्रयोग किया जाता है वह नाउन पजेसिव केस में प्रयुक्त होती है। जैसे हम कहें मोहन्स ब्रदर यानी मोहन का भाई। ऐसे ही कहें राम्स मदर यानी राम की माता। तो यहाँ पर ये पजेसिव केस है क्योंकि यहाँ पर जो है राम का पजेशन दिखाया जा रहा है मदर पर और मोहन का पजेशन दिखाया जा रहा है ब्रदर पर। यानी यहाँ पर कहा गया है कि मोहन का भाई और राम की माता। यानी यहाँ पर ये जो जिनके साथ में एपोस्ट्रोफे लगा हुआ है तो वही नाउन हमारा क्या कहलाएगा, पजेसिव केस में होगा, यानी पजेसिव केस में वो प्रयुक्त हुआ होगा। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रमेश वाइफ यानी रमेश की पत्नी। रहीम सीट यानी रहीम की सीट। आगे
सरलाज मदर यानी सरला की माता, मीरा साड़ी यानी मीरा की साड़ी। आइए आगे चलते हैं। आगे नंबर पे देख लेते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या होता है कि जब नाउन क्रिया के पूरक के रूप में कार्य करता है तो वह नाउन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के केस में प्रयुक्त होता है। यानी जो किसको पूरा करने का कार्य करता है, जो पूरा करने का कार्य करता है सेंटेंस को, और उसके पूरक के रूप में आता है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखें, शी इज ए, और यहाँ पर हम छोड़ देते हैं ब्लैंक, तो हमें कोई भी बात समझ में नहीं आएगी कि शी इज़ ए वह है एक। अब क्या है एक, जब तक हम यहाँ पर नहीं बताएंगे तो वो हमें बात पता नहीं चलेगी। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट को लाना पड़ेगा। जैसे हम लेकर के आते हैं टीचर, तो शी इज़ ए टीचर, वह एक टीचर है। तो यहाँ पर ये जो केस कहलाएगा, यहाँ पर कौन सा केस कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यानी यहाँ पर नाउन ने क्रिया के पूरक के रूप में कार्य किया है। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे शी इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापिका है। यू आर एन इंजीनियर, आप एक अभियंता हो। ऐसे ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। और शी बिकेम ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनी। आगे देख लेते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे है हमारा, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट की ही अगर हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स, यानी जो वाक्य के सब्जेक्ट को पूर्णता प्रदान करते हैं, यानी वाक्य के सब्जेक्ट को पूर्णता प्रदान करते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और एक होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आइए दोनों के उदाहरणों को भी देखेंगे साथ साथ में। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होंगे जो वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होते हैं और उन्हें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। जैसे हम पहले में देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है शी सीम्स हैप्पी, यानी वह कैसी लगती है, कैसी दिखती है, वह खुश दिखती है। अब इसमें हम देखेंगे कि वह सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है हमारा शी, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, हैप्पी। तो यानी ये यहाँ पर हमारे कॉम्प्लीमेंट से जो इसको पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। जैसे शी यानी वह, सीम्स दिखती है या लगती है, हैप्पी यानी खुश, वह खुश लगती है। ऐसे ही जयराम बीकेम ए, जयराम बना, क्या बना, जब तक आगे नहीं देखेंगे, जब तक इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, तब तक इस सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं निकल सकता। इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जयराम बीकेम ए टीचर, यानी जयराम एक टीचर बना। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ही वाज इलेक्टेड एमपी, यानी उसे क्या चुना गया, उसे एमपी चुना गया। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये एमपी है ये कॉम्प्लीमेंट है, और ये किसका कार्य कर रहा है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर आया है, और ये इसीलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स कहलाएगा। आइए इनके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। जैसे वी मेड रमेश मॉनिटर, हमने रमेश को मॉनिटर बनाया। और ही वाज इलेक्टेड एमपी, वो क्या चुना गया था, एमपी चुना गया था। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं केस इन अपोजिशन की। केस इन अपोजिशन क्या होता है, यहाँ पर ये नाउन इन अपोजिशन लिखा गया है, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर होगा केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन क्या होता है, अपोजिशन का मतलब होता है हैविंग नियर, यानी पास पास रखना। जब क्या होता है, जब दो नाउन को पास पास में रखा जाता है तो उसको कहा जाता है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन में क्या होता है कि जब दो नाउन किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं, यानी दोनों नाउन एक ही व्यक्ति के बारे में स्पष्ट करते हैं, तो बाद वाला नाउन पहले वाले का केस इन अपोजिशन कहलाता है। जैसे अगर हम कहें कि मोहन हिज ब्रदर,
इज ए टीचर। मोहन हिज ब्रदर इज ए टीचर, यानी मोहन उसका भाई, मोहन उसका भाई, इज है ए मीन्स एक, टीचर मीन्स अध्यापक। मोहन उसका भाई एक अध्यापक है, मोहन उसका भाई एक अध्यापक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये हिज ब्रदर है, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये हिज ब्रदर बात कर रहा है इस मोहन के बारे में। हिज ब्रदर किसके बारे में बात की जा रही है? मोहन के बारे में बात की जा रही है। मोहन के बारे में ये स्पष्ट कर रहा है कि मोहन यानी मोहन हिज ब्रदर उसका भाई, किसी की ओर इशारा करके बताया जा रहा होगा कि मोहन उसका भाई क्या है? एक अध्यापक है। मोहन उसका भाई एक अध्यापक है। आइए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे राम हिज ब्रदर इज एन ऑनेस्ट मैन, यानी राम उसका भाई, इज है एन मीन्स एक, ऑनेस्ट मैन यानी ईमानदार आदमी। राम उसका भाई एक ईमानदार आदमी है। ऐसे ही आगे देखते हैं और एग्जाम्पल को। हरीश हिज सन इज ए नोटी बॉय, यानी हरीश उसका बेटा एक शरारती लड़का है। आगे देखेंगे, आगे हम बात करते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस की। जो नाउन किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करने के लिए यूज होते हैं तो वह नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस की तरह यूज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें गर्ल्स कम हियर, यानी लड़कियों यहाँ आओ। इसमें क्या है? लड़कियों यहाँ आओ। यहाँ पर संबोधित किसको किया जा रहा है? यहाँ पर लड़कियों को यानी गर्ल्स को संबोधित किया जा रहा है। तो जहाँ पर किसी को संबोधित किया जाएगा तो वहाँ पर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होगा। जैसे यहाँ पर संबोधित किया गया है लड़कियों को, गर्ल्स को, कि गर्ल्स कम हियर, लड़कियों यहाँ आओ। ऐसे ही जहाँ पर किसी को संबोधित किया जाएगा वहाँ पर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है गर्ल्स डोंट मेक अ नॉइज, लड़कियों शोर मत करो या शोर मत मचाओ, लड़कियों शोर मत मचाओ। आगे इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। रमेश वेट फॉर मी, रमेश मेरा इंतज़ार करो या रमेश मेरी प्रतीक्षा करो। आगे राजू कम हियर, राजू यहाँ आओ। तो इन सब में यहाँ पर जहाँ पर ये हमारा कोमा लगा हुआ है तो ये कोमा लगा करके किसको संबोधित किया जा रहा है? यहाँ पर गर्ल्स को संबोधित किया जा रहा है, यहाँ पर रमेश को, यहाँ पर राजू को। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति को या वस्तु को संबोधित किया जाता है तो वहाँ पर नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होता है। आगे चलते हैं। आखिरी बचा है हमारा लास्ट, इसकी बात कर लेते हैं। आखिरी है हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी जब नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में होता है तो कुछ शब्द मुख्य वाक्य से प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा जोड़े जाते हैं। नाउन के इस तरह के कार्य को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में इसके है कि गॉड विलिंग वी शैल हैव गुड हार्वेस्ट दिस टाइम। इसका मतलब है कि ईश्वर ने चाहा या ईश्वर की मर्जी हुई तो हम इस बार या इस समय अच्छी फसल प्राप्त करेंगे या हमें इस बार अच्छी फसल मिलेगी। ऐसे ही और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। और एग्जाम्पल है इसके द सी बीइंग स्मूथ वी वेंट फॉर ए सेल, यानी समुद्र के शांत होने के कारण या समुद्र शांत था इसलिए हम कहाँ गए? नौकायान के लिए गए। समुद्र शांत था, हम नौकायान के लिए गए। आज हमने पढ़ा है नाउन के केस के बारे में। आज हमने पढ़ा है नाउन के केस के बारे में। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल से एनालिसिस करते हुए हमने पढ़ा है। अगर बात समझ में ना आए तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, ज़रूर बात समझ में आएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसको लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट करें, बताएं कहाँ पर आपको कौन सी बात समझ में ना आई हो तो। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।